Hello, students. Welcome to SNT Studies. And in today's lecture, what we are going to do, we are going to continue our chapter number 1, that is Cold War era. So, last lectures में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, that what is Cold War and अलायंस सिस्टम कैसे बनेगा. इस लेक्चर में हम देखेंगे बाकी चीज़ें. सो वी आर स्टार्टिंग विद एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर. अभी एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर का मीनिंग क्या आएगा. सिंपल सा मीनिंग ये आएगा कि हमने ये देखा कि यूएसए एंड यूएसएसआर विल ट्राई टू स्प्रेड देयर आइडियोलॉजीज एंड ये कैसे करेंगी. ये थर्ड कंट्रीज में जाके वहाँ पे जाके लड़ाई करेंगी. सो एरिनास वही चीज़ है कि वो कौन कौन से एरियाज थे जहाँ पे जाके यूएसए एंड यूएसएसआर ने वॉर या कन्फ्रंटेशन किया. सो बहुत वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे एरियाज में जाके इन्होंने वॉर को करा, बट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो कुछ एरियाज होंगे. जैसे एक एरिया है क्यूबा और वहाँ पे हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. ये हुआ क्या था मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है. सो अगर हम बात करें what is arenas, so it is these are the areas where the crisis and war occurred or threatened to occur. ठीक है. तो ये चीज़ कहाँ कहाँ पे हुई थी. ये चीज़ हुई थी हमारी कोरिया में. मीन्स कोरिया में यूएसए एंड यूएसएसआर कन्फ्रंटेड ईच अदर 1950 to 53. बर्लिन में हुई थी 1958 to 62 में एंड कॉन्गो में भी हुई थी अर्ली 1960 में. ठीक है. और ये जो वॉर थी डेफिनेटली इन्हें हम कह सकते हैं शूटिंग वॉर्स, बिकॉज इनका जो स्केल था वो इतना वास्ट नहीं हुआ कि वर्ल्ड वॉर थर्ड हो जाए. ठीक है. सो जाहिर सी बात है हमने ये एक चीज़ें देखी होंगी. अब यहाँ पे हुआ क्या क्या. कोरिया में भी हुआ था, वियतनाम में भी हुआ था, अफगानिस्तान में भी हुआ था. अब यहाँ पे हुआ क्या क्या. सो देखते हैं चीज़ों को. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोल्ड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को. तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी क्या. अब देखो ये है अमेरिका का मैप. दिस इज अमेरिका. ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ना, ये दिस इज अमेरिका. ये है हमारा कनाडा, ये है हमारा मैक्सिको. दिस इज अवर अमेरिका. एंड इसके बाद यहाँ पे छोटी सी कंट्री दिख रही है आपको, ये है हमारी क्यूबा. अब हम देख सकते हैं जो क्यूबा आएगी वो अमेरिका से कितनी पास आएगी. अगर हम बात करें यूएसएसआर तो यूएसएसआर तो बहुत दूर रहेगा, बट क्यूबा इज़ वेरी क्लोज टू यूएसए. सो होगा क्या, जो क्यूबा थी ना, क्यूबा आगे जाके यूएसएसआर के साथ मिल जाएगी. और अगर वो यूएसएसआर के साथ मिलेगी तो वो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करेगी. सोशलिज्म. डेफिनेटली. जस्ट गिव मी अ मिनट. सो हुआ क्या कि 1961 में जो यूएसएसआर था ना वो वर्ल्ड था. क्यों था. क्योंकि इन्हें इंफॉर्मेशन पता लगी कि जो यूएसए है ना वो क्यूबा में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हैगी जिसके प्रेसिडेंट थे फेडरल कास्ट्रो, इन्हें ओवरथ्रो करने वाली हैगी और क्यूबा को इन्वेड करके वहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश करने वाली हैगी. सो व्हाट यूएसएसआर विल डू,
क्या करे वो? अगर कुछ नहीं करेंगे तो क्यूबा यूएसए के हाथ में चले जाएगा। एंड क्यूबा को उस टाइम पे जो यूएसएसआर था उनसे फाइनेंशियल एड वगैरह ये सब चीज़ें मिलती ही थी। और उस टाइम पे जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे वो थे निकिता क्रुश्चेव। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग लगाया और इन्होंने किया क्या, इन्होंने कहा कि हम जो क्यूबा है ना, उस क्यूबा को हम रशियन बेस बना देंगे। इन 1962 रशिया या यूएसएसआर ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स को इस्टेब्लिश कर दिया और यूएसए को पता ही नहीं था। यूएसए को पता चला 3 हफ्ते बाद कि क्यूबा में यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। अब यूएसए क्या करे, क्योंकि देखो ये क्यूबा आएगा और यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है न्यूक्लियर मिसाइल्स। अब इसकी जो रेंज है कि वो कितनी बड़ी, ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं ना, ये शो कर रहे हैं रेंज ऑफ मिसाइल कि मिसाइल यहाँ तक अटैक कर सकता है। और हम देख सकते हैं कि जो यूएसए है वो पूरा इसकी रेंज के अंदर आ रहा है। सो यूएसए क्या करेगा, यूएसए घबरा जाएगा। और उस टाइम पे जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। सो अगर ये कोई भी ऐसा मूव करेंगे जो कि यूएसएसआर के अगेंस्ट रहेगा, सो व्हाट विल हैपन, हो सकता है कि एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए। और न्यूक्लियर वॉर के जो इम्पैक्ट होते हैं वो कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये हमने देख ही लिया था जब हमने हिरोशिमा एंड नागासाकी की बात करी। हिरोशिमा पे सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्बिंग करी यूएसए ने, जिसको कहा गया लिटिल बॉय। एंड जो सेकंड बॉम्बिंग करेगी नागासाकी पे उसे हम कहते हैं फैट मैन। सो अब ये दोनों ही रिलक्टेंट थे, मीन्स जो यूएसए था वो रिलक्टेंट था, वो एक फुल स्केल वॉर कभी नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अगर होएगा तो न्यूक्लियर वेपन यूज़ होंगे ही होंगे। सो क्या करा जाए, सो कैनेडी ने ऑर्डर करा कि जितने भी अमेरिका की वॉरशिप्स होंगी वो एक तरह से ये जो रीजन है ना यहाँ वाला, ये रीजन यहाँ पे नज़र रखेंगी कि कोई भी रशियन शिप इस एरिया से पास ना हो पाए। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन कि धीरे धीरे बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज इन दोनों पे ही दबाव डालेंगी, प्रेशर बनाएंगी। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो उसके जो इम्पैक्ट होंगे वो सिर्फ इन दोनों ही कंट्रीज़ पे नहीं बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड पे होंगे। सो बहुत सारी कंट्रीज़ इन पे दबाव डालेंगी एंड दोनों ही कंट्रीज़ अब रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगी। एंड होल वर्ल्ड वॉज नर्वस क्योंकि इसके जो इम्पैक्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। एंड दोनों ही कंट्री क्या करेंगे, दोनों ही कंट्री एट द एंड जो वॉर होगी उसको एंड कर देंगे क्यूबा के रीजन में। सो इससे क्या होगा, इससे वर्ल्ड को एक ग्रेट रिलीफ मिलेगा एंड चीज़ें सॉर्ट डाउन हो जाएंगी। ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है ये कोल्ड वॉर की सबसे ज़्यादा पीक वाला पॉइंट था। ठीक है, सो क्यूबा में ये सभी चीज़ें हुई थी। अब हम बात करते हैं बाकी सभी रीजन्स की। सो कहाँ कहाँ वॉर हुई थी क्यूबा, क्यूबा, कोरिया, वियतनाम, इन सभी एरियाज़ में। तो जैसे सभी कंट्रीज़ ने, बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने प्रेशर बनाया यूएसए एंड यूएसएसआर के ऊपर टू de-escalate द टेंशंस ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वैसे ही कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने हेल्प करी
कि जो सिचुएशन है उन सिचुएशन को एस्केलेट ना होने दिया जाए। एंड उनमें से बहुत सारी जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के बारे में हम अब देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई। अगर हम बात करते हैं कोरियन वॉर, जो कोरियन वॉर थी ना, कोरियन वॉर को एक तरह से जो रिजॉल्व नहीं में से मीन्स एक तरह से जो कोरियन वॉर को डे एस्केलेट ना होने दिया, उसमें जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी उनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने कोल्ड वॉर की जो टेंशन्स थी उनको डिक्रीज करा, और इसमें जो इम्पोर्टेंट लीडर थे कोरियन वॉर में वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने क्या कराया, इन्होंने मीडिएशन कराया कोरियन वॉर का। एंड कोंगो में जो सिचुएशन थी ना, कोंगो में जो सिचुएशन थी उसमें जो मीडिएशन रोल कराया वो कराया यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो धीरे धीरे जो टेंशन्स तो कम हो रही थी, बट जो राइवलरीज थी, दुश्मनी थी, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। ठीक है, और जिससे क्या होगी, जिससे स्टार्ट हो जाएगी आर्म्स रेस। सो आर्म्स रेस में क्या होगा कि बोथ द कंट्रीज विल ट्राई टू डेवलप द मोर एडवांस वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बहुत सारी चीज़ें। अब हमें पता है कि जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं ना, जिसमें न्यूक्लियर वेपन भी आता है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैंगे। एंड इनका जो यूसेज हैगा वो बहुत ज़्यादा सावधानी से किया जाना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई सो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकता हैगा, एंड उस केस में जो इम्पैक्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा खराब होंगे। दोनों ही कंट्रीज को समझ में आया। देखा जाए तो जो भी आर्म्स बने वो मोर देन नेसेसरी बन गए, इतने आर्म्स बन गए जितनों की ज़रूरत भी नहीं थी। एंड जितने आर्म्स होंगे उतनी ही कंडीशन ख़राब होती जाएगी। सो क्या करा जाए? सो दोनों ही कंट्रीज़ ने कहा कि काम करते हैंगे, आप अपने वेपन कम करो, हम अपने वेपन कम करते हैंगे, और जैसे जैसे वेपन्स कम होंगे दोनों ही कंट्रीज़ के पास, सिचुएशन नॉर्मल होती जाएगी। एंड यही जो वेपन्स को डिक्रीज करने का कंसेप्ट होता है, इससे हम कहते हैं आर्म्स रेस। तो पहले होगा आर्म्स रेस, एंड जो वेपन्स को डिक्लाइन करने का प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे आर्म्स कंट्रोल। एंड जो आर्म्स कंट्रोल को करने के लिए बहुत सारी एग्रीमेंट साइन होंगी, ट्रीटीज साइन होंगी, एंड वो ट्रीटीज थी, जस्ट 1 मिनट गाइस। सो वो जो ट्रीटीज थी वो थी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। सो जो ट्रीटीज थी वो थी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये साइन होगी 1968 में, एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। अब ये है क्या क्या, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम ये चैप्टर एंड कर लेंगे। ठीक है, सो let's move to another topic, that is challenge to bipolarity। ठीक है, सो देखो अभी तक ना we have discussed that the countries which were fighting was USA and USSR, and what they are trying to do, they were trying to spread their influence on other countries।
सो इसमें हो क्या रहा था कि जो कंट्रीज अभी अभी न्यूली इंडिपेंडेंट हुई या डीकोलोनाइज हुई, सो उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आया। वो चैलेंज क्या था कि उन्हें दिख रहा है कि टू सुपर पावर्स हैंगी, वन इज यूएसए एंड अनदर वन इज यूएसएसआर। अब हमें या तो इन दोनों में से किसी एक सुपर पावर को ज्वाइन करना पड़ेगा, या आप क्या हो, आप ऐसे के ऐसे ही रहो, लोन अलोन। सो बहुत सारी कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हो रही थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि ना तो हम यूएसए का साथ देंगे एंड ना ही हम यूएसएसआर का साथ देंगे, बल्कि हम जो कंट्रीज हैंगी ना, हम सभी कंट्रीज मिलके अपनी खुद की एक ग्रुपिंग बनाएंगे, और वो ग्रुपिंग जो होगी ना तो यूएसए का साथ देगी ना यूएसएसआर का साथ देगी। एंड यही जो ग्रुपिंग है वो है कि नेम, दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। और इसकी शुरुआत कैसे होगी नॉन अलाइंड मूवमेंट की? सो इसकी शुरुआत होगी कि 5 कंट्रीज के जो लीडर्स होंगे वो एक साथ आएंगे और मिलेंगे और आइडिया देंगे नेम का। सो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैंगी, एशिया की, अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की, ये सभी लोग मिलेंगे। सो वो कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने नेम के आइडिया को इमर्ज करा या उसके बारे में सोचा? सो यूगोस्लाविया के जे पी टीटो, इंडिया के जे नेहरू, इजिप्ट के गमाल अब्देल नसार, इंडोनेशिया के सुक्रानो एंड गाना के नुक्रमा। ये सभी पांचों कंट्रीज अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई थी एंड दे डिडंट वांटेड टू join any of the super power. So what they did, they came together and formed a group that is NAM. और नेम की जो फर्स्ट समिट होगी, जो फर्स्ट मीटिंग होगी, वो होगी बेलग्रेड में एंड इट विल बी इन 1961। ठीक है। और इसके जो 3 ऑब्जेक्टिव्स थे या 3 ऐसे रीजंस जो कि इनके बनने में हेल्पफुल हुए, वो तीनों क्या क्या थे कि ये सभी कंट्रीज एक दूसरे का साथ देंगी। सो कोऑपरेशन होगा इन तीनों में ही ऑन डिफरेंट इश्यूज, एंड साथ में इनका ये काम था कि ये जो टेंशन्स बढ़ रही है ना कोल्ड वॉर की, ये भी एक रीज़न था जिससे कि ये बनी, क्योंकि ये टेंशन्स को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे। एंड थर्ड रीज़न वाज डेफिनेटली कि 1960s के टाइम पे बहुत सारी न्यू कंट्रीज डीकोलोनाइज हो रही थी। अच्छा, जो फर्स्ट समिट थी जो कि बेलग्रेड में हुई, उसे चेयर करा 25 मेंबर्स ने। अच्छा, जो समिट होता है, समिट मीन्स मीटिंग, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, समिट का मीन्स होता है मीटिंग। सो जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो हुई 25 मेंबर्स के बीच में, एंड जो अभी तक लेटेस्ट मीटिंग हुई है नेम की, वो अकॉर्डिंग टू आवर बुक इट इज़ 14th, बट इन रियल अगर आप चाहो तो लेटेस्ट डाटा को कोट कर सकते हो। अभी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 18 मीटिंग, और ये हुई थी 2019 में अजरबैजान में। अजरबैजान में एंड अभी इसके बाद जो समिट इन लाइन हैगी वो होगी 2024 में युगांडा में। ठीक है।
ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हैगा ये धीरे धीरे पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हो रही हैं वो देखेंगी यार कि अभी ना दो सुपर पावर ब्लॉक हैंगी, अगर इनमें से हम किसी का भी साथ देंगे तो दूसरा हमारा दुश्मन बन जाएगा. सो व्हाट दे विल डू, दे विल neither join USA nor USSR, rather they will join NAM. सो NAM जो हैगा पॉपुलर मूवमेंट बन जाएगा. एंड ये मूवमेंट किस लिए बनाएगा, इट इज नॉट अबाउट बीइंग द मेंबर ऑफ अलायंस. अच्छा, इतनी चीज़ें मैं समझ में आ गई. अच्छा, कुछ लोग ना यहाँ पे ये बात कहेंगे कि नेम बन गया, एंड नेम जो हैगा वो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सिचुएशन चल रही है उससे एकदम अलग हो गया. मीन्स आइसोलेशन में चले गए या आप न्यूट्रल हो गए, और आपको दुनिया में जो भी हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं. लोग लड़ रहे हैं लड़ने दो, मर रहे हैं मरने दो. बट नेम वॉज नॉट लाइक दैट. नेम जो बना उसने अपने आप को स्टे अवे करा वॉर से. मीन्स वॉर से नहीं, स्टे अवे करा फ्रॉम द टू अलायंसेस. बट इन्होंने कभी भी अपने आप को आइसोलेट नहीं करा. मीन्स कि ये हमेशा वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स होंगी आइदर रिलेटेड टू वॉर और एनीथिंग, ये सभी उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. जैसे कोल्ड वॉर रहेगा, सो कोल्ड वॉर में अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, सो ये सभी कंट्रीज इन सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की पूरी कोशिश करते थे. सो नेम इज नॉट द पॉलिसी, नेम इज पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे बट नॉट आइसोलेशन और न्यूट्रलिटी. सो ये कभी भी आइसोलेशन में नहीं होंगे. आइसोलेशन में अगर कोई कंट्री गई थी, सो इसका एग्जांपल है यूएसए. यूएसए जब बना अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यूएसए को मतलब ही नहीं था कि दुनिया में हो क्या रहेगा, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखना था. बट नेम ऐसा नहीं था. नेम ने हमेशा एक्टिव रोल प्ले करा. जो भी टेंशंस थी, इवन बहुत सारी कंट्रीज में जब वॉर हो रही थी, सो उसे मीडिएट भी करा. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कोरियन वॉर एंड युगांडा में सिचुएशन थी वो. और इनकी जो स्ट्रेंथ थी ना नेम की, वो थी इनकी यूनिटी. एंड ये कभी भी किसी कंट्री के साथ रिमेन नहीं थे. मोरालिटी थी इनके पास, एंड इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जिससे वॉर होने से रुकाएगा. ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. ये है क्या? देखो, जो नेम कंट्रीज हैं या जो कंट्रीज अभी इंडिपेंडेंट हुई, दे आर पुअर, देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी लो. सो देखा जाए तो उन्हें दो चीज़ों को देखना हैगा. पहली बात, जो पॉलिटिकल सिचुएशन हैगी उसको मैनेज करना हैगा. सो पॉलिटिकल सिचुएशन को मैनेज करने के लिए दे फॉर्म्ड नेम, नॉन अलाइन मूवमेंट. एंड इसमें वो किसी भी कंट्री के साथ ज्वाइन नहीं कर रही है. सो जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसका तो उन्होंने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया. बट इन कंट्रीज में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी लो, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं. सो अगर ये कंट्रीज अपने आप को डेवलप नहीं करेंगी, सो कहीं ना कहीं एट द एंड इन्हें किसी ना किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा. सो इससे अच्छा क्या आएगा? इससे अच्छा ये हैगा कि आप कुछ चीज़ें ऐसी करो जिनसे आपका डेवलपमेंट हो. अच्छा, उस टाइम पे जब कोल्ड वॉर चल रहा था, सो कोल्ड वॉर के टाइम पे ओनली टू सुपर पावर्स वर देयर, यूएसए एंड यूएसएसआर. एंड ये दोनों ही नहीं चाहती थी कि कोई और इमर्ज हो जैसे कि ये लोग होंगे. बट कहीं ना कहीं जो अभी कंट्रीज डीकोलोनाइज हुई हैं, उनको तो अपना डेवलपमेंट करना हैगा. सो वो डिमांड को रेज कर देते कि हमें आप थोड़े से कंसेशंस दो
जिससे कि हम अपना डेवलपमेंट करें। एंड दीज कंसेशन शुड बी गिवन नॉट ऑन द कंडीशंस। अगर मेरे ऊपर कंडीशन इम्पोज करी जा रही है कि आप यूएसएसआर का साथ दो और देन यूएसएसआर आपको सपोर्ट करेगा, सो अगर मैं यूएसएसआर का साथ दे दिया मैंने तो मुझे डेफिनेटली फंड्स मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा, बट कहीं ना कहीं यूएसएसआर का तो मैं एनिमी बन जाऊंगा ना। सो इस चीज़ से बचने के लिए जो न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज थी उन्होंने कंसेप्ट दिया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, और ये है क्या मैं आपको बताता हूँ। सो जो नॉन अलाइन कंट्रीज थी ये मीडिएटर्स से ज़्यादा थी। ये इन कंट्रीज का जो स्टेटस था वो लीस्ट डेवलपमेंट का था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल ही लो था, और इनको ज़रूरत थी डेवलपमेंट की, क्योंकि अगर ये डेवलपमेंट नहीं करेंगे देन डेफिनेटली ये कभी भी अपने आप को फ्री नहीं कर पाएंगे, ट्रूली फ्री नहीं कह पाएंगे, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना पड़ेगा रिच कंट्रीज के साथ, और कहीं ना कहीं ये कंट्रीज जो रिच कंट्रीज हैं ये पहले की कॉलोनियल पावर्स भी हो सकती हैंगी, और हो सकता है कि दोबारा से कॉलोनाइज हो जाएं। सो ये कंट्रीज देंगी द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और ये है क्या, और ये इस चीज़ को जो डिमांड थी ना, वो डिमांड और ज़्यादा स्ट्रेंथन तब हुई जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट दी 1972 में, और इस रिपोर्ट का टाइटल था टुवर्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। और ये जो चीज़ थी, ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर हैगा, और ये जो रिपोर्ट थी ये बात करती थी बहुत सारी चीज़ों की, बट हमें देखनी है कुछ मेन चीज़ें। सो दिस रिपोर्ट वॉज ट्राइंग टू रेज डिमांड फॉर रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। और इसमें ये कहा गया कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैंगी ना, ये डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैंगी उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उनको एक्सप्लॉइट करती है। सो ये कहा गया कि ये जो कंट्रीज हैंगी इन कंट्रीज के पास ही उनके नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल होना चाहिए, एंड डेवलप्ड कंट्रीज विदाउट द परमिशन ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एक्सप्लॉइट नहीं करेंगी इन कंट्रीज के रिसोर्सेज को। साथ में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैंगी वो अपने मार्केट का एक्सेस देंगी इन सभी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, ताकि ये अपने प्रोडक्ट इन कंट्रीज में बेच के रेवेन्यू जनरेट कर सकें। एंड साथ में ये जो कंट्रीज हैंगी, डेवलप्ड कंट्रीज हैंगी, ये जो भी टेक्नोलॉजीज ह्यूमन वेलफेयर के लिए एसेंशियल हैंगी, इन सभी टेक्नोलॉजी को लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को देंगी एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट। सो सपोज करो अगर कोई मशीन हैगी और उस मशीन से कॉटन या टेक्सटाइल बनाया जा सकता है इजीली, और वो जो टेक्नोलॉजी हैगी, ये जो मशीन हैगी वो है 10 लाख की। सो आपको इस 10 लाख की मशीनरी को लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख पर देनी चाहिए। मीन्स कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी रिड्यूस्ड। एंड ये भी कहा गया कि ये जो LDCs हैंगी ना, इन्हें और ज़्यादा इनका रोल जो है वो इंक्रीज करना चाहिए इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैंगी उनका शेयर इंक्रीज करना चाहिए, उनकी वोटिंग पावर इंक्रीज करना चाहिए, वर्ल्ड बैंक में इनकी से को इंक्रीज करना चाहिए। सो ये सब चीज़ें हैंगी। और हम ये देखेंगे कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया गया था फॉर द पॉलिटिकल रीजंस, बनाया तो इसलिए गया था ना क्योंकि दे डिडंट वांटेड टू जॉइन एनी ऑफ द अलायंस। सो ये एक पॉलिटिकल रीजन हैगा, बट धीरे धीरे जो नेम का जो नेचर हैगा वो पॉलिटिकल से चेंज होकर इकोनॉमिक नेचर पे आ जाएगा। नाउ द कंट्रीज ऑफ नेम विल डिमांड फॉर इकोनॉमिक रीजंस, और ये कहेंगे कि हमें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर
को चाहिए, बट डेफिनेटली इनकी ये जो डिमांड है ये इंक्रीज ये एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर कंट्री अपना डेवलपमेंट चाहती है। जो सुपर पावर देंगे वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये कंट्री डेवलप करें। सो ग्रेजुअली नेचर ऑफ मूवमेंट ऑफ नॉन अलाइंड विल चेंज फ्रॉम पॉलिटिकल टू इकोनॉमिक इश्यूज। 1961 में जब मीटिंग हुई थी तो इसका नेचर पॉलिटिकल था, बट मिड्स 1970 आते आते तक ये जो नेचर होगा ये इकोनॉमिक हो जाएगा और नेम एज अ प्रेशर ग्रुप, इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन जाएगा। बट 1980s आते आते जो नियो की डिमांड होगी वो पेड हो जाएगी। डेफिनेटली वाई? बिकॉज कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी। सो स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। एंड ये भी हम देखेंगे कि ये जो इनकी यूनिटी थी ना, इनकी यूनिटी नॉन अलाइंड मूवमेंट में जो बहुत सारे मेंबर्स थे, इन मेंबर्स की यूनिटी टूट जाएगी और ये सभी कंट्रीज भी जाके कोई ना कोई कंट्री किसी ना किसी सुपर पावर को ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, सो इतना हमें समझ में आ गया शायद। नाउ लेट्स मूव टू इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। सो इंडिया ने जो कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी उसे मैनेज कैसे करा? सो as we are aware that India was a leader of NAM and currently it is also a leader of NAM. So हमने मैनेज करने के लिए दो मेथड अपनाए, टू फोल्ड। एंड वो दो मेथड क्या थे? पहली बात कि हम ना खुद को किसी भी पावर ब्लॉक से जोड़ेंगे नहीं। सो वी विल कीप आवर सेल्फ स्टे अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस। एंड सेकेंडली, जो ये कंट्री डीकोलोनाइज हो रही हैं अभी अभी, अगर ये कंट्रीज किसी ना किसी पावर के साथ जाके जुड़ जाएंगी सो कोल्ड वॉर ट्रिगर हो जाएगा। सो हमने अपने आप को तो नॉन अलाइन रखा है और साथ साथ जो ये न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज थी इन्हें भी हमने कहा कि आप किसी भी अलायंस का पार्ट ना बने। और देखो बहुत सारी कंट्रीज ये कहेंगे कि इंडिया जो था, इंडिया तो आइसोलेशन में आ गया, नॉन न्यूट्रल हो गया। बट जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस करा कि हम लोग कभी भी आइसोलेट नहीं हुए। हमने ना तो नेगेटिव रोल प्ले करा और ना ही पैसिव रोल प्ले करा। हमने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को जरूर अपनाया, बट हम कभी भी न्यूट्रल या आइसोलेट नहीं हुए। rather हमने हमेशा ही एक्टिव इंटरवेंशन करा वर्ल्ड अफेयर्स में। किस लिए? ताकि ये जो कोल्ड वॉर की राइवलरीज हैंगी इन्हें रिड्यूस करा जा सके एंड डिफरेंसेस, जो भी चीज़ें हैंगी वो डिफरेंसेस रिड्यूस करे जा सकें। और इसका बेस्ट एग्जांपल एज वी आर अवेयर इज कोल्ड वॉर, जो कि अर्ली 1950s में हुई थी। ठीक है, सो एक काम तो हम ये कर देते कि हम अपने आप को स्टे अवे कर देते, दूसरों को स्टे अवे कर देते। एंड थर्ड, जैसे नेम है ना, इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज विच वाज ट्राइंग टू डी-एस्केलेट द सिचुएशन। ऐसे ही और भी रीजनल ग्रुपिंग्स बनी थी और वो ग्रुप भी जो टेंशंस थी कोल्ड वॉर की उन्हें रिड्यूस करने का काम कर रहे थे। सो इंडिया ने उनमें भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करी और उन्हें भी सपोर्ट करा कि आओ आप ये काम करो। सो जितनी भी जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस थी, इन सभी ने काम करा सॉफ्टनिंग ऑफ कोल्ड वॉर इफ नॉट एंडिंग। ठीक है, क्या इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैंगी? सो कैसे ये पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइन इंडिया के इंटरेस्ट को सेम गार्ड कर रही थी। सो हम जो हैंगे, हम इंडियंस या इंडिया
कोई भी इंटरनेशनल डिसीजन ले सकते थे जो कि हमारे इंटरेस्ट पे बेस रहेगा, किसी और के नहीं। सपोज कोई एक जो कंट्री अभी अभी डीकोलोनाइज हुई है, उसने यूएसए का साथ दे दिया, सो वो कंट्री हमेशा अपनी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो फॉरेन पॉलिसी बनाएगी ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ यूएसए, एंड वो कभी भी यूएसएसआर का सपोर्ट या यूएसएसआर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। बट एज वी वर इंडिपेंडेंट and we adopted the policy of non-aligned, so we are independent to take our policy decisions। और हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती हैंगी, एंड साथ साथ हम जो भी सुपर पावर्स हैंगी उन्हें बैलेंस कर सकते हैंगे। अगर यूएसएसआर हमें हल्के में ले जाएगा और हमारा सपोर्ट नहीं कर रहेगा किसी भी इशू पे, तो हम यूएसए का साथ दे सकते हैं। एंड यूएसए अगर हमारा किसी भी इशू पे सपोर्ट नहीं कर रहेगा, सो हम यूएसएसआर का साथ दे सकते हैं। और ये चीज़ हम देखेंगे 1971 में, जब बांग्लादेश क्राइसिस होगी ना। बांग्लादेश क्राइसिस हैगी क्या, ये जब हम अपनी सेकंड बुक डिस्कस करेंगे तब हम आपको बताएंगे। सो बांग्लादेश क्राइसिस में यूएसए वाज फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान, एंड वी ट्राइड टू कन्विंस यूएसए that please don't support Pakistan, it is not your issue, but USA was supporting them, so हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। So what we did, in 1971 we went to USSR and we signed a treaty of friendship, and इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करा जाएगा by leaders of NAM। So क्रिटिसिज्म, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के कुछ क्रिटिसिज्म भी आएंगे, एंड वो क्रिटिसिज्म क्या आएंगे। फर्स्ट इज अनप्रिंसिपल्ड, मीन्स बहुत सारे ऐसे टाइम्स आएंगे जब हमने कोई भी फर्म स्टैंड लेने से मना कर दिया, और वो जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। एंड इनकन्सिस्टेंट, डेफिनेटली कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन हम रखते थे कुछ इश्यूज पे। एग्जाम्पल, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हम साइन करेंगे 1971 में फॉर 20 ईयर्स विद यूएसएसआर, जब बांग्लादेश क्राइसिस होगा। ठीक है, सो अगर हम बात करेंगे नॉन अलाइंड मूवमेंट की, सो नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया गया था फॉर द पॉलिटिकल पर्पस, एंड बाद में ये इकोनॉमिक नेचर में भी आया। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों में से किसी के साथ नहीं देना और कोल्ड वॉर को रिड्यूस करना है। बट जब कोल्ड वॉर एंड हो जाएगा 1991 में, सो कहीं ना कहीं जो ये ग्रुपिंग हैगी नॉन अलाइंड की, ये अपनी इफेक्टिवनेस खो देगा। एंड टुडे चाहे हम जितनी भी बात कर लें, नेम इज नॉन रेलेवेंट। आज हम सार्क पे फोकस करते हैंगे, बीमस्टेक पे फोकस करते हैंगे, G20 पे फोकस करते हैंगे, G7 पे फोकस करते हैंगे। नेम का जो नाम हैगा वो बहुत ही कम आता हैगा, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नेम बना था ताकि ये जो डीप कॉलोनाइज कंट्रीज हैंगी, इनकी जो हिस्ट्री हैगी वो कम एक जैसी हैगी। सो कहीं ना कहीं अगर ये एक साथ आएंगे तो इनका डेवलपमेंट होगा। ये किसी भी कंट्री के साथ अलाइन नहीं हुई थी, एंड ये लोग डिमांड कर रहे थे अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर, मीन्स न्यू इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर। सो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी रेलेवेंट हैंगी, बट इफ ओवरऑल वी आर कंपेयरिंग, सो कहीं ना कहीं जो नेम की इफेक्टिवनेस का हैगी वो डेफिनेटली डिक्रीज हुई है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैंगे, कार्टून्स हैंगे इस चैप्टर के, उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। सो अगर आपको ये लेक्चर्स किसी भी तरह से हेल्प कर रहे हैं
सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी इशू रहेगा सो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।